स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए साइंस का जो आपका ठीक है कल बोर्ड एग्जाम होने वाला उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को स्किप करके जा रहे हैं तो दोस्तों आप अपने बोर्ड एग्जाम 2024 को, ठीक है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में 21 फरवरी के विज्ञान के पेपर को धोखा दे रहे हैं। वीडियो दोस्तों कंप्लीटली बने रहिए क्योंकि इसमें जितना भी प्रश्न बताया गया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कल एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों बिना टाइम के हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न पूछा, ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी एफ में संबंध बताएं। देखिए क्वेश्चन दोस्तों किसी प्रकार से ऐसे ही पूछता है, अगर सबसे पहले एफ है उसके बाद आर है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले वक्रता त्रिज्या बोला और उसके बाद फोकस दूरी बोला, ठीक है। किसी में आपको से पूछेगा कि वक्रता आपका फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध बता, तो दोनों टाइप का क्वेश्चंस को करा देंगे। जितना बता रहे हैं उसको देख के जाइए, एग्जाम में 90% पार लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है, आपको बताने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपको सूत्र होता है डायरेक्टली एफ बराबर आर बाई टू होता है, ठीक है। अगर आपको पूछे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या, तो एफ बराबर टू को कहिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के बीच संबंध क्या होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा आर बराबर टू एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर बराबर टू एफ, यानी कि हम लोग जो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो करेक्ट आंसर आर बराबर टू एफ। चलिए दो नंबर दोस्तों कहता है यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण का मान कितना होगा। हम आपको बताएं कि जब भी आपतन कोण और परिवर्तन कोण के मान बराबर अगर रहता है तो हम लोग कहते हैं कि जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परिवर्तन कोण का मान होगा। जैसे आपतन कोण 60 है तो परिवर्तन कोण भी इसका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जितना आपतन कोण होता है उतना ही परिवर्तन कोण होता है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में एक अभिलंब जाता है। चलिए 3 नंबर, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोलर कुकर में, ठीक है, इसमें दोस्तों कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर, नेत्र के निकट बिंदु क्या मान क्या है। तो नेत्र के जो निकट बिंदु पूछा है तो 25 सेंटीमीटर इसका मान होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु पूछे तो अनंत होता है, ठीक है। जितना प्रश्न बता रहे हैं एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट आपको कल देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 5, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारा का टिमटिमाना दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, प्रतिरोध का ऐसा मतलब प्रतिरोधकता। एक चीज आपको याद रखना, क्वेश्चंस दोस्तों इस प्रकार से पूछता है, ठीक है। प्रतिरोध, एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा प्रतिरोध, और एक आपका रहता है प्रतिरोधकता, रोधक, ठीक है, रोधकता, इस प्रकार से मान के चलिए है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर प्रतिरोध पूछे तो इसका जो होगा ओम होगा, ठीक है, ओम। अगर प्रतिरोधकता पूछे तो ओम मीटर होगा, ठीक है, ओम मीटर। यानी कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, देखिए सिंबल है, ठीक है, और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। यहाँ पर प्रतिरोधकता पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। यहीं अगर प्रतिरोधक पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है ओम, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, जितना प्रश्न बता रहे एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाएगा, और आप हल्के में ले रहे हैं तो आप हल्के में लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जिसको देखना है वो देखता है और जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखता है। 7, भू संपर्क तार पर, ठीक है, प्रायः किस रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। तो इसमें दोस्तों आपको हमेशा दोस्तों हरा रंग का जो है दिखता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर, उस युक्त का नाम बताइए जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। अगर दोस्तों देखिएगा कहीं कहीं शादी ब्याह में, ठीक है, तो जनरेटर लगा हुआ रहता है। क्या लगा होता है? जनरेटर, जिसको हम लोग जनित्र भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे बिजली चल जाता है, ठीक है, लाइट चली जाती है, तो जनरेटर के माध्यम से, ठीक है, क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ताकि वहां पर जिस प्रकार से लाइट था उसी प्रकार से लाइट हो जाता है, यानी कि विद्युत जनित, जिसको हम लोग जनरेटर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर, ऊर्जा का अनविकरणीय स्रोत क्या। अनविकरणीय स्रोत दोस्तों यहाँ पर पूछा तो अनविकरणीय स्रोत इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जीवाश्म ईंधन इसका जो अनविकरणीय स्रोत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ज्वार भाटा हमेशा कैसे उत्पन्न होता है, तो ये हमेशा दोस्तों गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। 11 नंबर दोस्तों पूछा है कि उष्मा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें उष्मा वियोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण हो जाएगा वो आपका है CO3, ठीक है, आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है, COCH3। 11 नंबर दोस्तों पूछा है उष्मा वियोजन अभिक्रिया का सूत्र है। तो उष्मा अभिवियोजन का जो सूत्र होता है C है, ठीक है, CO3, एरो का निशान दीजिए, CaO प्लस CO2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते 12, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है।
संतुलित मतलब कि जितना उत्पाद है उतना ही आपका क्या बनता है, जितना अभिकारक उतना ही आपका उत्पाद बनता है, ठीक है। न इसमें कोई भी परिवर्तन होगा, ना चेंजेस होगा, कुछ भी परिवर्तन या चेंज नहीं देखने को मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे कि पहला में Fe+H2O, ठीक है, यहाँ पर Fe3O4 दिया है और प्लस H2 दिया है। मतलब देखिए दोस्तों, Fe यहाँ एगो था, यहाँ पर भी Fe एगो है, ठीक है। और एक और चीज़, हाइड्रोजन यहाँ पर दो गो है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर दो गो है, ये भी सही है। ऑक्सीजन दो गो है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए के गो है, तो ये आपका 4 गो है, तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद Fe3 गो है, यहाँ पर भी Fe3 गो है। और उसके बाद दोस्तों H यहाँ पर देखिए तो के गो है, H आपका दूसरा का में, ठीक है, दो गो है, तो यहाँ पर H के गो है 8 गो है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखिए Fe3 गो है, यहाँ पर भी Fe3 गो है, ठीक है। उसके बाद आपका हाइड्रोजन 4 दूना का 8 है, हाइड्रोजन 4 दूना का 8 है, और ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। जितना प्रश्न बता रहे हैं देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा, ठीक है। जो वीडियो का स्किप करके जा रहा है तो अपना जिंदगी से नहीं बल्कि बोर्ड परीक्षा से खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है। आलू के चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप गोल गोल जो चिप्स लेके आते हैं बाजार से, ठीक है, चिप्स और कुरकुरे बाजार से खरीद कर लेके आते हैं, ठीक है, चिप्स हो गया कुरकुरे होगा, तो इसमें देखिए कि ये बाहर से तो पूरा एकदम लगता है कि एकदम बहुत सामान इसको में भरा ले, ठीक है, फूला हुआ रहता है, ठीक है, गुब्बारा की तरह फूला हुआ रहता है, फाड़ते हैं तो देखते हैं एकदम तन्नी सुन सामान है, ठीक है, बहुत कम सामान है। तो इसमें दोस्तों कौन सा गैस रहता है? इसमें आपका होता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन दोस्तों इसलिए इसमें डाला जाता है क्योंकि जो आपका कुरकुरापन हो चिप्स का कुरकुरे का वो समाप्त ना हो, ठीक है, गल ना जाए, ठीक है, यानी ऑप्शन में 2 हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन का संपर्क में आएगा तो इसको गला देगा, सड़ा देगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन में 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। 14 नंबर दोस्तों टार्टेरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो टार्टेरिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है, टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये दोस्तों इमली में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक है, नींबू में क्या पाता है, संतरा में क्या पाया जाता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए 15 नंबर विलियन दोस्तों, ए का जो है पीएच वैल्यू 8 है, बी का पीएच वैल्यू 10 है, तो इसमें क्षारीय कौन है? देखिए क्षारीय कहने का मतलब समझते हैं आप, इसमें जो क्षारीय विलियन कौन होगा? देखिए क्षारीय विलियन उसी को कहते हैं जो आपका 7 से जिसका पीएच वैल्यू ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 जो दिख रहा है ये भी 7 से ज़्यादा, और एच भी आपका 10 भी आपका 7 से ज़्यादा है, यानी कि पीएच वैल्यू ए और बी दोनों आपका क्षारीय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए 16 नंबर विरंजन चूर्ण का रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो विरंजन चूर्ण का जो रासायनिक समीकरण है था दोस्तों वो क्या होता है? इसको बनाने के लिए रासायनिक समीकरण हम आपको बताते हैं, Ca, ठीक है, OH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस Cl2 माइनस CaO, ठीक है, Cl2 प्लस H2, यानी कि ऑप्शन में इसका जो है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है, ठीक है। आघातवर्ध धातु कहने का मतलब समझते हैं क्या होता है? सबसे ज़्यादा जिसको पीटा जा सकता है, ठीक है। तो 17 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर आप 2 ग्राम सोना लेते हैं, ठीक है, अगर इसको जितना भी पतला कर सके, ये मिनिमम दोस्तों आपको 1 किलोमीटर तक ये आपको पतला करके लंबा तार दे सकता है। मतलब कि इसमें इतना तन्यता होता है, इतना तन्यता होता है कि पीटते जाइए, पतला होते जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप इनमें से और किसी को मारेगा तो टूट जाता है, ठीक है। चलिए 18 एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 19 नंबर तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किस वैज्ञानिक की देन है, ठीक है। तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम, ठीक है, किस वैज्ञानिक का देन है? तो यहाँ पर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नोलैंड्स के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 20 नंबर अम्ल क्षारीय विलयन में उत्पन्न करता है। अम्ल जो है क्षारीय विलयन में क्या उत्पन्न करता है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 H+ आयन उत्पन्न करता है, ठीक है। अम्ल जो है H+ आयन ही उत्पन्न करता है और आपका क्षारीय विलयन में, ठीक है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है और क्षारीय OH- का आयन देता है, ठीक है। याद रखिए, देखिए आप उसी सब का वीडियो देखते हैं जो आपको गलत चीज़ बताता है, और मैं गलत कभी नहीं बताया हूँ, ठीक है। जो एग्जाम में आता है और उसी को एग्जाम में बताता हूँ, चाहे इसका किसी प्रकार से हो, लेकिन बताऊँगा जरूर, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आप जितना एग्जाम देके आए हैं उसको पता होगा, जो रेगुलर वीडियो देखता है, ठीक है, वो जानता है कि क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। 21 नंबर आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो इस छोटी आर तो सबसे अच्छा हो गया, इसको उदाहरण ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जितना प्रश्न बता रहा है इसी टाइप का एग्जाम में देखने को मिला है, इससे हार्ड नहीं रहता, ठीक है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में टोटल कितना कोष्ठक होता है दोस्तों? तो देखिए 22 का जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा 4 कोष्ठक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 23 मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? मनुष्य में 4 गो होता है और मछली में क्या होता है? तो मछली में आपका 1 यानी कि 2 गो होता है, ठीक है, 2 गो होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, मनुष्य से आधा।
24 पौधे में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो पौधे में जाइलम, जाइलम दोस्तों जल के लिए यानी कि पानी के लिए जो जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और फोलोयम की बात आए तो आपका भोजन के लिए, ठीक है, फोलोयम भोजन के लिए, जाइलम जल के लिए। तो यहाँ पर हमेशा जो भी बात बताते उसको याद रखिएगा। 25 मानव में दोस्तों डायलिसिस थैली है, तो ये क्या है? तो ये दोस्तों एक प्रकार का क्या है? तो नेफ्रॉन है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों डीएनए कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो डीएनए दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको पता है कि डीएनए जो है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमने नेक्स्ट। तो यहाँ पर 27 मानव में कितना अमीनो एसिड पाई जाती है? तो मानव में दोस्तों कितना अमीनो एसिड पाई जाती है? तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 अमीनो एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 28 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो हमको पता है कि CO2 इसका मुख्य कारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर दोस्तों ऑब्जेक्टिव का लास्ट है, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को फटाफट से सोल्व करेंगे। कल एग्जाम है आपका दोस्तों, इसलिए हम लोग कोई चांस नहीं लेना चाहते, ठीक है। लार में दोस्तों कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये दोस्तों 30 MCQ क्वेश्चन था, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका सारा फायदा आपको कल एग्जाम में 21 फरवरी को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो सब्जेक्टिव प्रश्न को जल्दी से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 6 प्रश्न का जवाब दे, ये सब हम लोग जान चुके हैं कैसे कैसे पूछता है, ठीक है। 31 नंबर से देखते हैं। 31 नंबर कहता है विद्युत आवेश का SI मात्रक लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश के क्या होता है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है चार्ज इसका, ठीक है। चलिए 32 में दोस्तों मोटर, ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने के लिए की जाती है और इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित की जाती है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, इसे विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए वोल्ट मीटर का प्रयोग दोस्तों हम लोग विद्युत क्या करते हैं? तो विभवांतर मापने के लिए करते हैं, और विद्युत परिपथ में इसको पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए 33 एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। हम लोग जानते हैं जो पारा, जो मरकरी कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु है। इस प्रकार से इसका आंसर को लिखिएगा। 34 एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिए। एल्काइन का सामान्य सूत्र इस प्रकार से होता है। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? नीचे सभी का जवाब कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। चलिए 35 नंबर दोस्तों कहता है मेंडल ने ठीक है अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे को चुना? तो मेंडल जो था दोस्तों वो अपना जो आनुवांशिकता जो दे रहा था, ठीक है, तो वो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया, जिसके खोज आनुवांशिकता का खोज कौन किया? मेंडल, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर को लिखिएगा। चलिए 36 नंबर एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दे, तो जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण क्या हो जाएगा? कागज, लकड़ी, सूती कपड़ा आदि, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए 37 नंबर दोस्तों कहता है उत्पादक, ठीक है, अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करता है? तो उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करता है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करता है। आगे दोस्तों 38 नंबर कहता है 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में, किसी परिपथ में धारा की गणना करें, 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरती है। दोस्तों इस प्रकार का आंसर को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग लिखते हैं कि जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रभावित होती है तो 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर सूत्र होता है Q/T होता है, ठीक है। आई बराबर Q/T। आई को हम लोग जो है विद्युत धारा कहते हैं, Q को आवेश कहते हैं, T को समय कहते हैं। अब इसी पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि 500 आवेश है और समय आपका 10 मिनट है, तो इससे होकर गुजरने वाला कितना गुजरेगा विद्युत धारा। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कैसे लिखना है? देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन से इसका जवाब कैसे लिखेगा? I = हो जाएगा 500, ठीक है, क्योंकि I बराबर होता है क्या होता है? Q/T होता है ना, तो Q आपका 500 है तो 500 हम लोग लिख देते हैं कूलम, ठीक है। और T देखिए 10 मिनट है, लेकिन कभी भी मिनट में नहीं लिखिएगा, आंसर इसको सेकंड में लिखिएगा, ठीक है, सेकंड में। तो हम लोग 60 से गुना कर देंगे तो 1 0 से 1 0 चल गया, 1 0 से 1 0 चल गया। I = आ गया 5/6। अब इसको भाग दीजिए, 5/6 को भाग दीजिएगा। यहाँ दोस्तों 5/6 को भाग दीजिएगा तो आपका 0.83 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अति लघु उत्तरीय दोस्तों फिर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय नहीं होना चाहिए, इसको लघु उत्तरीय होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 प्रश्न का जवाब देना। 39 नंबर कहता है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित करती है, इसके बारे में बताना है।
तो किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर प्रतिरोध बढ़ जाती है, जबकि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी होने पर प्रतिरोध घट जाती है। मतलब अगर प्रतिरोध बढ़ाना है, ठीक है, देखिए जब उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जब क्षेत्रफल डिक्रीज होगा तो आपका प्रतिरोध भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 120 नंबर पूछा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति जिसको हम लोग रो कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे तो नेक्स्ट बढ़ता है 40 नंबर का था विद्युत तोस्टरों तथा विद्युत स्तरीय के तापन अब वे शुद्ध धातु का न बनकर मिश्र धातु का क्यों बना जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मस्त क्वेश्चन है और इसको हम आपको बिना समझाए हमको जाए नहीं देंगे, ऐसे तो सब क्वेश्चन हम समझा ही देते हैं, ठीक है। देखिए टोस्टर मतलब जानते क्या होता है, नहीं जानते। तो सैंडविच बनाता है ना कोई, तो सैंडविच बनाता है तो उसमें देखिएगा उसको चाप करके आग में डालता है, तो आग में डालता है तो सैंडविच तो पक जाता है, लेकिन जो जिस चीज में, जिस धातु के फ्रेम में, ठीक है, उस सैंडविच को चापा वो नहीं गलता। क्यों नहीं गलता है, तो इसलिए नहीं गलता क्योंकि वो मिश्र धातु का बनता है, ठीक है। वो एक धातु का नहीं, शुद्ध धातु का नहीं, मिश्र धातु का, इसलिए वो नहीं गल पाता। अब स्तरीय मतलब समझते क्या होता है, आयरन। जैसे कि आप कपड़ा को प्रेस कर रहे हैं, ठीक, कपड़ा को आयरन कर रहे हैं, इस्त्री कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप देखिए कि वो गर्म हो जाता है, आपका कपड़ा जो है अच्छी तरह से प्रेस हो जाता है, आयरन हो जाता है, लेकिन वो नहीं गल पाता। तो ये सब मिश्र धातु का रहता है, ठीक है, जिसको लोग चीनी मिट्टी कहते हैं आराम से, ठीक है। देखिए विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्तरीय के तापन अवय शुद्ध धातु का न बनाकर मिश्र धातु को इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण गर्म होने पर जल्दी पिघलती नहीं है, ठीक है। बस इसी प्रकार से लिखिएगा क्या कि अगर शुद्ध धातु का होता तो जहाँ सैंडविच को डाला था वो अपने सैंडविच बन जाता है, ठीक है। अगर आप इस्त्री कर रहे हैं, अपना कपड़ा को प्रेस कर रहे हैं, तो कपड़ा की जगह वो पहले गल जाता, तो उसका बाद आप अच्छी तरह से और भी क्या कर सकते हैं, तो प्रेस कर सकते थे, ठीक है। चलिए मजाक करे थे, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। 41 में कहता है दोस्तों 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखे, ठीक है। तीनों पर्यावरण हितैषी अभ्यास निम्नलिखित है, जैसे कि हम लोग पहला देखें तो प्लास्टिक के थैले के स्थान पर कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। सर जी ये सब तो हम खुद से लिख सकते हैं, कैसे लिखे, समझना तो जरूरी है ना। गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना काहे सर, पेट्रोल, एक तो ईंधन भी बचेगा, एक तो प्रदूषण भी बचेगा। हर जगह कूड़ा कचरा नहीं जमा करना चाहिए, गंदगी फैलेगा ना सर। ये तो पर्यावरण का 3 हितैषी आप लिख दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर दोस्तों कहता है समजात अंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उदाहरण दे। तो ऐसा अंग जो उत्पत्ति तथा रचना में समान होते हैं पर कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण जैसे पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपात, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपात, मेढक के अग्रपात और पक्षी के पंख। मतलब देखिए रचना उसका एक है, मतलब जैसे कि अगर आप हम लोग देखें, जैसे कि उदाहरण दिया पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपात, मनुष्य का बाजू मतलब आपका हथेली और गाय का जो अग्रपात का हथेली वो समान होता है, लेकिन आप हथेली से खाते हैं और गाय अपना हथेली से क्या करती है, चलती है, खाती थोड़ी ना, वो तो अपना सीधा मुंह से खाती है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर को लिखिएगा। 43 नंबर दोस्तों कहता है परितंत्र में अपमार्जनकों की क्या भूमिका है, ठीक है। अपमार्जन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक कॉमन सी बात आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें साफ साफ हम आपको लिख के बता दिए, परितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का निपटारण करता है या मृत शरीर को अपने भोजन के लिए प्रयोग करता है तथा जटिल पदार्थों को सरल बनाने में मदद करता है। मतलब कि देखिए कोई भी अगर ऐसा जीव जंतु है जो गल नहीं रहा है, ठीक है, उसको गलाता है, ठीक है, उसको मिटा देता है, विघटित करता है, तो अपमार्जक कहलाता है। चलिए 44 नंबर कहता है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ बताएं। ऐसी कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, सब में OH आ रहा है, तो OH किसका प्रक्रियात्मक समूह है वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो अभी तक 44 प्रश्नों को सोल्व किए, और देखिए जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो दोस्तों उसमें हम आपको अभी नेक्स्ट जो है 15 मिनट के अंदर वीडियो आ रहा है, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, यानी कि वीडियो को अंत करते हैं और जो सब्जेक्टिव को वीडियो और देंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव का जो लॉन्ग क्वेश्चन का उसको देख के जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।